चलिए, गुड इवनिंग। जोर से बोलो भाई। ठीक, अभी देखने वाले हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सितंबर 2025 वाला। ठीक, नेशनल इंटरनेशनल वाला है ये, छत्तीसगढ़ वाला नहीं। छत्तीसगढ़ वाला आपका बाद में होगा, जब भी होगा फिर मैसेज डलेगा। ठीक, आज वाला देख कर आए थे कि बस पता था, कितनों को मालूम था होने वाला है? मालूम था। ठीक है, चलिए इसमें शुरू करते हैं सितंबर वाला। ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, नियुक्त हुए हैं। ठीक, वोटिंग हुई। नए उपराष्ट्रपति, ठीक, भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक, ये आपके जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन किया जब वाइस प्रेसिडेंसी से, उसके बाद पोस्ट वैकेंट थी। उसके बाद फिर जब चुनाव हुआ तब ये चुन करके आए हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन से क्रम के ये उपराष्ट्रपति हैं? 15वें, 15th है। ठीक, 15वें क्रम के ये उपराष्ट्रपति है। विरोधी उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी। संविधान आप लोग का हो गया है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, चल रहा है। ये हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक, तो ये संविधान उल्लेख इनका 63 से 69 तक आता है वाइस प्रेसिडेंट का फ्लो में। 63 to 69। चुनाव किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक, उसमें क्या होता है, हम लोग प्रेफरेंस वगैरह सारा कुछ डालते, वो सब आप लोग पॉलिटी का पार्ट है, आप पढ़ेंगे। प्राप्त मत कितने हुए इनको? 452। टोटल वोटिंग जो हुई थी, यहाँ वोटिंग होने की बात है, जितनी वोटिंग हुई उसमें से इनको कितना मिला उसकी बात नहीं होगी। टोटल वोटिंग 98.2% हुई थी, उसमें से 452 इनको वोट मिले थे। लगभग आपके 781 के आसपास अभी जो है हमारा इलेक्टोरल कलीग है, जिसके हिसाब से ये वोटिंग होती है। ठीक, ये कौन कौन से राज्यों के पहले राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी, और जब ये इलेक्ट हुए अभी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तब ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक, और जब ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, अभी ये उपराष्ट्रपति बन गए, पोस्ट वैकेंट हो गई, तो आचार्य देवव्रत को एडिशनल आपका चार्ज दे दिया गया महाराष्ट्र के राज्यपाल का। तो ये गुजरात के भी राज्यपाल हैं और अभी महाराष्ट्र के भी हैं। कौन? आचार्य देवव्रत की बात कर रहा हूँ, ये समझ पा रहे हैं? ठीक, और सीपी ये राधाकृष्णन तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। ठीक, 15th ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, आर्टिकल आप याद रखेंगे 63 से 69 तक, ये तो आपका स्टैटिक पोर्शन है। ठीक, वोटिंग परसेंट 98.2। ये 4 राज्यों के पहले राज्यपाल रह चुके, वैसे इसमें एक यूटी है, झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी यूटी और महाराष्ट्र। ठीक है, 15वें व्यक्ति। अच्छा, आप लोग का तो अभी पॉलिटी हुआ नहीं है, तो मैं सीक्वेंस क्या पूछूं? कुछ मालूम है? आइडिया बताओ, कितनों को वाइस प्रेसिडेंट थोड़े बहुत याद है पुराने? हाँ जी, बोलिए। हाँ बोले। हाँ, बैठो बैठो, बैठ के ही बोलो। गोपाल स्वरूप पाठक, जीएस पाठक। 5 हुए। ठीक है, और किसी को याद आ रहे हैं इन 5 के अलावा? आप लोग बहुत टफ वाला चीज ना पहले पकड़ेंगे सोचते हैं, इजी वाला पहले पकड़ो। एक तो हो गए जगदीप धनखड़ ही हो गए। ठीक, उसके पहले कौन थे? वेंकैया नायडू हो गए। उसके पहले कौन थे? हामिद अंसारी हो गए। पास वाला पहले 3 तो यही हो गए। ठीक, तो ये आप सीक्वेंस हालांकि पढ़ेंगे। पहले सीपी आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फिर उसके बाद हमारे कौन बने? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फिर आपके गोपाल स्वरूप पाठक, फिर आपके बीडी जट्टी, फिर बने बीडी जट्टी के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद हमारे बने आर वेंकट रमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा के बाद बने के आर नारायणन, के आर नारायणन के बाद बने कृष्णकांत, कृष्णकांत के बाद बने भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के बाद फिर हमारा ये वाला सीक्वेंस शुरू हो जाता है। वो हामिद अंसारी, फिर उसके बाद वेंकैया नायडू, उसके बाद जगदीप धनखड़, और फिर 15th ये बने अभी। ठीक, सीपी राधाकृष्णन। तो ये सीक्वेंस आपको करंट अफेयर्स के लिए नहीं, पर स्टैटिक पोर्शन के लिए याद रखना जरूरी है। आपको ये कई बार पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट इनमें से कौन है कौन नहीं है, या कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, क्योंकि आप शंकर दयाल शर्मा का नाम देखोगे राष्ट्रपति के रूप में भी,
आप इन बहुत सारे नाम आप देखेंगे, के आर नारायणन जी है और ऐसे कई नाम है, वीवी गिरी है, जीएस, ये सारे प्रेसिडेंट हमारे रह चुके हैं। तो आपको उसमें थोड़ा बहुत इस सीक्वेंस से याद रहना चाहिए, ठीक। तो अभी हम देखते हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन हुए, सीपी राधाकृष्णन। विरोधी उम्मीदवार कौन थे, बी सुदर्शन रेड्डी थे। कितने राज्य के राज्यपाल रह चुके, 4, वैसे 3 राज्य टेक्निकली, 1 यूटी। ये तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, आचार्य देवव्रत, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 दिया गया, उसी के साथ इसको भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये गवर्नमेंट द्वारा प्रदत्त होता है, सरकारी अवार्ड है, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है। बाकी आपके जितने अवार्ड हैं, जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड, ये वो सारे प्राइवेट हैं। ये हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये दोनों हमारे गवर्नमेंट के हैं। और भारतीय सिनेमा जगत में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड ही है, ठीक। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार, मतलब ये अभी जो 2025 में जितने भी आपको अवार्ड मिले हैं नेशनल फिल्म अवार्ड वाले, वो 2023 पर बेस्ड है। 2023 में जो पिक्चर आई थी उस पर बेस्ड अभी दिया गया है, ठीक। तो 2023 ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है, श्री मोहनलाल। मोहनलाल ये मलयालम आपके फिल्म के एक्टर हैं, यानी आपकी केरल वाली इंडस्ट्री से मलयाली एक्टर हैं। ऐसे दूसरे मलयालम वाले फिल्म व्यक्तित्व हैं जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, ठीक। और ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। और ये जो आपका सम्मान मिलता है ये आजीवन लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है, किसी एक फिल्म वगैरह के लिए नहीं। इन्होंने जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दिया है, लंबा साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना भी लंबे ईयर के लिए इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए अवार्ड प्रदान किया जाता है। अमिताभ बच्चन को मिल चुका, रजनीकांत को मिल चुका, लता मंगेशकर को मिल चुका, ठीक। लता मंगेशकर को क्यों मिला, गाना गाती है ना, ठीक, सिंगिंग के लिए था, तो वो भी फिल्म इंडस्ट्री में ही योगदान था, ठीक। तो ये भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए अभी मिला है मोहनलाल को। 55th ये 55वें प्राप्त करता है। और साथ में इसके दादा साहब फाल्के अवार्ड ये किनके नाम पर रखा गया है, ये आपकी भारतीय फिल्म में पहली पिक्चर जो आई थी उसका नाम था हरिश्चंद्र, उसके डायरेक्टर थे, ठीक। उनके नाम पर ये अवार्ड शुरू किया गया है, ठीक। अगला देखते हैं, पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार ये दिया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया है, ठीक। एक आपका फाउंडेशन है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं? ये क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हुआ है आप लोग का? नहीं हुआ। कितनों का हुआ है, किसी न किसी का तो हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ। हाँ, मतलब आप लोग का हो गया है, किसी का तो हुआ होगा इकोनॉमिक्स, ऐसा तो नहीं है किसी का नहीं, किसी का भी नहीं हुआ सच में? नहीं, आपका नहीं हुआ, ठीक। आप जिसका नहीं हुआ वो भी नहीं बताएगा नहीं हुआ है सर, ठीक। पीवी नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट थे जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 में भारत आर्थिक संकट झेल रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय पर वित्त मंत्री थे, तो उस समय पर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 91 से 96 वाला जो टेन्योर है हमारा, उसमें पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक। तो उनके नाम पर ये एक मेमोरियल फाउंडेशन चलता है, आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है, जो भी पीवी नरसिम्हा राव खुद भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ठीक, बहुत बड़े, आपके क्या बोला जाता है हिंदी में उनको, अर्थशास्त्री थे, ठीक। तो वो भी खुद में भी अर्थशास्त्री थे बड़े, तो उनके फाउंडेशन द्वारा इकोनॉमिक्स की फील्ड में ही अवार्ड दिया जाता है, ठीक। तो इस साल किनको अवार्ड दिया गया है, प्राप्तकर्ता डॉक्टर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पोस्ट थॉमस, मरणोपरांत जब दिया जाता है उसको बोला जाता है मरणोपरांत, ऐसा सम्मान दिया गया। तो ये पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली बेस्ड, उनके द्वारा अर्थशास्त्रियों को ही पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए इस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मानित किया गया, ठीक। किसके लिए, जैसा पहले ही बताया, अर्थशास्त्र के लिए, आर्थिक परिवर्तन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए, ठीक। एक तो पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद प्रधानमंत्री भी 10 साल, उसके पहले आरबीआई के वो भी रह चुके, फिर आपके इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे इंडियन गवर्नमेंट। तो बहुत सारे ये ऐसे पोस्ट में रहे, लाइफ टाइम इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत तगड़ा है, इसके लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इतनी बात क्लियर हो रही है? बोलो। गला मेरा खराब है, आवाज आपकी नहीं निकल रही,
आगे देखते हैं राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024। ठीक, नेशनल जियो साइंस अवार्ड ऐसा बोला जाता है, 2024 का पुरस्कार अभी दिया गया। ठीक, कितने भूवैज्ञानिकों को, अच्छा ये जो आपका अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा दिया जाता है, खान मंत्रालय जिसको बोलते हैं, ठीक, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। बहुत पुराना अवार्ड है, 1960-70 समथिंग कुछ चल रहा है। तो कितने भूवैज्ञानिकों को इस बार सम्मानित किया? टोटल 20। ठीक, 20 के अंतर्गत क्या है, 9 व्यक्तिगत पुरस्कार है, 3 टीम पुरस्कार है। यानी आप देखो व्यक्ति है टोटल 20, आदमी है 20, 9 व्यक्तिगत पुरस्कार मतलब 9 इंडिविजुअल लेवल पुरस्कार, बाकी जो 11 है वो आएंगे आपके टीम से, इसलिए इसको मिलाकर के 12 पुरस्कार ऐसा लिखा गया। वैसे टोटल कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया? 20। टोटल पुरस्कार कितने दिए गए? 12, क्योंकि टीम को एक आपका दिया था। जब वर्ल्ड कप भारत जीतती, हर के हाथ में थोड़ी वर्ल्ड कप रहता है, ठीक, टीम को मिलता है, वैसे ही ये अवार्ड है। ठीक, तो 9 व्यक्तिगत है, 3 टीम पुरस्कार, टोटल 12, दिए कितने को? 20। किसके लिए मिलता है? मिनरल एक्सप्लोरेशन, खनिज अन्वेषण, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, जियो साइंस वगैरह के लिए, पर्यावरणीय सततता, उत्कृष्ट योगदान, इन सब के लिए सम्मानित किया जाता है। कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? 3 कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया जाता है। एक तो हो गया राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, नेशनल जियो साइंस अवार्ड। दूसरा हो जाता है राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार, यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड। तीसरा हमारा होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया गया प्रोफेसर श्याम सुंदर राय, IISER पुणे के ये प्रोफेसर है वहां पर, तो इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। और साथ में राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार ये दिया गया सुशोभन नेयोगी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये कार्यरत हैं। ठीक, बाकी जो आपके टीम वाला पुरस्कार है ये वो उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं, इतना आपको जरूर याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है? नाम बोलो। प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। और युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार सुशोभन नेयोगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये सुने हैं? ये तो सुने होंगे मेरे ख्याल से, नाम कम से कम सुने होंगे, नहीं? ठीक है, चलो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? फिलीपींस एक कंट्री है, ठीक, उसके पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रेमन मैग्सेसे। उनको बहुत आइकॉनिक प्रेसिडेंट मानते हैं वहां के लोग। ठीक, जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके नाम से ये प्राइज देना वगैरह इन्होंने शुरू किया। इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं, एशियन नोबेल बोलते हैं। और ये केवल एशिया के लोगों को ही मिलता है, एशिया के बाहर वालों को नहीं मिलता। ठीक, किसके लिए मिलेगा? सोशल सर्विस, एक्सेप्शनल लीडरशिप, कल्चरल प्रोटेक्शन, ये सब सामाजिक काम जो भी ये कर रहे हैं, या फिर उत्कृष्ट नेतृत्व, इनके लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड वगैरह प्रदान किया जाता है। ठीक, हर साल दिया जाता है किसी न किसी को, जैसे नोबेल हर साल मिलता है, तो वैसे ही रेमन मैग्सेसे भी आप हर साल सुनेंगे किसी न किसी को मिलता है। तो ये पुरस्कार का 67वां एडिशन था। ये शुरू आपका 1958 से शुरू हुआ ये अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक, हर साल 3-4 ऐसों को दिया जाता है। तो ये 67वां एडिशन था। इस साल 3 लोगों को पुरस्कृत किया गया है, पिछले साल 4 को किया गया था, उसके पहले आप जाएंगे और ऐसे नंबर्स दिखते चले आते हैं। इस साल 3 को पुरस्कृत किया गया है। एक है शाहिना अली, मालदीव से ये बिलोंग करती हैं। समुद्री मालदीव है, आइलैंड कंट्री है, समुद्री संरक्षण में पर्यावरणीय कार्य, यानी वहां पर भी आपका इकोसिस्टम जो सी इकोसिस्टम है उसके कंजर्वेशन के लिए काम करती है, पर्यावरणविद है आप मान सकते हो। तो शाहिना अली मालदीव से जो बिलोंग करती हैं। फिर एक है फ्लेवियानो एंटोनियो, ये फिलीपींस से हैं, गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन वगैरह के लिए। और भारत से एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेट गर्ल्स नाम से। इसके लिए क्या है, ये गर्ल्स एजुकेशन के लिए लगातार काम कर रही है, इसके लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, एजुकेट गर्ल्स। भारत की पहली ऐसी संस्था, अभी तक जितने लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो इंडिविजुअल लेवल पर मिला है, पर्सन को मिला है काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को आज तक नहीं मिला। भारत का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, तो कितनों को सम्मानित किया गया इस साल रेमन मैग्सेसे से? 3। एक है शाहिना अली, मालदीव से बिलोंग करती हैं। फिलीपींस वाले कौन? बोलो, जोर से बोलो भाई। फ्लेवियानो एंटोनियो। तीसरा कौन? एजुकेट गर्ल्स। ये भारत की ही ऑर्गेनाइजेशन है, राजस्थान में ये आपका इसकी स्थापना की गई है सफीना हुसैन द्वारा, 2007 में ये स्थापित। गर्ल्स एजुकेशन की तरफ ही ये लगातार काम करे, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, एजुकेट गर्ल्स, वैसे इसका पूरा नाम ऐसा है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ग्लोबली इनका एजेंडा है कि विश्व भर में इसको बढ़ावा देना है। अभी तो हालांकि भारत में अच्छा काम ये कर रहे हैं। ठीक, ऐसा ये सिंबल होता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, मेडल वगैरह दिया जाता है। ठीक,
फिर एक देखते हैं समुद्र प्रदक्षिणा। ये समुद्र प्रदक्षिणा ये क्या है? देखो, एक ऐसा याट है, ठीक, ऐसा नाव है। इसमें क्या किया जा रहा है, हमारे भारत सेना के तीनों सेना से, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेना से टोटल 10 महिला अधिकारी हैं। वो इस नाव पर सवार होंगे और एक बहुत बड़ी लंबी दूरी तय करके आएंगे समुद्र, ठीक। इसी को नाम दिया गया समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। प्रदक्षिणा आप जानते भी होंगे, परिक्रमा लगाने को बोला जाता है, ठीक। तो वैसे ही ये क्या करेंगे, समुद्र में एक बहुत लंबी दूरी तय कर करके वापस आएंगे। केवल आपके भारतीय सेना के तीनों सेना के अधिकारी हैं, परंतु केवल महिला अधिकारी हैं इसमें शामिल है, ठीक। और इस याट की, इस नाव की खास बात यह है कि इसमें बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं होना है, पालदार नाव है। जैसा टाइप के नाव से वास्को डी गामा आया था, उस टाइप का ये नाव होगा, उसी से ये जाएंगी और उसी से वापस आएंगे। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हम कोई अभियान शुरू कर रहे हैं, लगातार ये होता रहता है, ठीक। लगातार आप सुनेंगे, साल में एक बार 2 बार कोई ना कोई इस तरीके से जाता रहता है। चैलेंजिंग टास्क होता है। इससे क्या है, आप समझ लो किसी जो हमारा समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर जो आप बोलो महिला सशक्तिकरण वाला भी चीज़ है, साथ में चैलेंज कैसे फेस किया जाता है वो भी चीज़ें सीखते हैं, ठीक। इस टाइप की चीज़ें सीखने के लिए ये चैलेंज वगैरह लिए जाते हैं। और भारत से ही नहीं, लगभग बहुत सारे देशों से ऐसा किया जाता है। भारत ने तो कई बार ऐसा किया है, अभी पिछले साल भी गए थे, इस साल भी एक ठो रवाना हो गया, ये दूसरा मिशन है, समझ लो, ठीक। तो ये क्या है, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना की महिला अधिकारियों द्वारा संचालित नौकायन अभियान है। इसकी नेतृत्व करता होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर, ठीक। 10 महिला अधिकारी इसका हिस्सा होंगे, जिनमें थल सेना से 5 है, नौसेना से 1 है, वायुसेना से 4 है। ये तो हमेशा क्या है भाई, पानी में ही रहते हैं, ठीक। वहीं से नौ को उठा लिए तो फिर कोई वैसा हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इसलिए वहां से केवल है। बाकी थल सेना से 5, वायुसेना से 4। और ये जिस नाव में जाएंगे उसका नाम है त्रिवेणी, ठीक। त्रिवेणी ऐसा नाम है उस नाव का, उसी पर वो जाएंगे। यहाँ भारत से वो निकलेंगी, ठीक। ये मुंबई है, यहाँ से जाएंगे इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यदि आप मैप थोड़ा बहुत जानते होंगे, इधर है अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप होकर के, फिर यहाँ पर है आपका साउथ अमेरिका, इधर से घूम करके फिर ऐसे ये वापस आएंगे। इतना लंबा ये टूर इनका है। 9 महीने का इनको समय लगेगा लगभग वापस आने में। इक्वेटर को 2 बार काटना होता है, ठीक। इस टाइप का क्या होता है, चैलेंज होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इसमें शर्त यही रहती है कि 2 बार आपको इक्वेटर को क्रॉस करना है, एक बार जाते, एक बार आते, ठीक। तो ये बहुत लंबा आपका सफर होता है, 9 महीने तक ये उसी में करते हैं। बाद में इनका वीडियो वगैरह भी आता है, पुराने वाले के भी वीडियो पड़े होंगे, आपको यदि देखना हो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, ठीक। पूरा उसमें चैलेंजिंग दिखाया जाता है कि किस प्रकार कई बार समुद्री तूफान आया, कैसे बचे, क्या है सारा चीज उसमें, ठीक। फिर देखते हैं एक INS अंद्रोथ। ये क्या है, भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ऐसा बोला जाता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ऐसे इसको पूरा लिखा जाता है। ऐसा ये शिप है। हमने आपका साइंस एंड टेक हुआ है ना, ठीक। उसमें हमने पढ़ा था, एक होता है आपका फ्रिगेट, एक होता है डिस्ट्रॉयर, एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, याद आ रहा है कुछ, ठीक। 3 टाइप के हमारे होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों ओर हमारे फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर ये सब घूमते हैं, साथ में जाते हैं। एयरक्राफ्ट आपका एयर कैरियर बैटल ग्रुप, ऐसे इनको पूरा बोला जाता है, ये उसका हिस्सा नहीं होते हैं। ये फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अलग है। ये क्या होते हैं, हमारा जो कोस्टल एरियाज है ना, इसमें आप नाम देखो क्या लिखा हुआ है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो वाटर क्राफ्ट मतलब जहां पर शैलो आपका वाटर एरिया है ना, केवल उन्हीं जगहों पर ये संचालित होते हैं। ऐसे जगह जहां पर पानी की गहराई 100 मीटर से ज्यादा ना हो, ठीक। पानी की जो डेप्थ है वो 100 मीटर से ज़्यादा ना हो, ऐसे क्षेत्रों पर ये काम करते हैं। मुख्यतः आपको बताऊं एक लाइन में, हमारा जो कोस्टल एरियाज है उसको डिफेंड करना इनका काम है, वहाँ पर ये पेट्रोलिंग काम करते हैं। इकोनॉमिक जोन, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र लेवल पर कितनी दूरी तक होता है, 200 नॉटिकल माइल तक। तो ये 50 से आपके लगभग 50 से 70-80 माइल तक ये दूरी तक ये तय करते हैं। जो भी पेट्रोलिंग काम है ये करेंगे। और पेट्रोलिंग में मुख्यतः इनका टारगेट होता है सबमरीन्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऐसा इसको बोला जा रहा है इसीलिए, क्योंकि ये सबमरीन्स को हंट करते हैं। ये देखते हैं कोई एनिमी सबमरीन वगैरह तो नहीं है, या फिर इस टाइप की चीज़, पेट्रोलिंग वगैरह ये सब करते रहते हैं, ठीक। ऐसा नहीं होता कि सबमरीन हमेशा अटैक करने के लिए आ रहा है, कई बार ये जासूसी वगैरह के लिए भी भेजे जाते हैं। बगल में चाइना बैठा है इतना बड़ा, ठीक। तो इसलिए ये क्या है, हमेशा पेट्रोलिंग वगैरह ये करते रहते हैं, इनका काम है पेट्रोलिंग करना। और साथ में यदि ऐसे सबमरीन्स वगैरह आ गए या इस टाइप की यदि कभी स्थिति निर्मित हो जाती है कि युद्ध वगैरह हो या और कुछ हो जाए, तब इनमें
बाकी सारी चीज़ें भी माउंट होती है, जैसे आपके मशीन गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, टॉर्पीडोज हैं, सब इसमें माउंट होते हैं अच्छे तरीके से। मतलब ये बिल्कुल ऐसा नाव टाइप का नहीं है, कोस्ट गार्ड वाला बड़ा होता है, इसमें ये सारी चीज़ भी माउंट होती है, बट फ्रिगेट वगैरह से ये छोटा होता है। ये समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ये सौंपा गया है इंडियन नेवी को, INS अंद्रोथ। और ये हमारा INS अर्नाला श्रेणी का ये पोत है, ठीक। उसमें साइंस एंड टेक डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि पहला शिप, यदि हमने एक डिफाइन कर दिया कि इसमें ये सारी स्पेशलिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, हमने शिप डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे देते हैं, सरकार को दे देते हैं। उसके बाद जो पहला शिप हमारा आता है उसी के नाम पर उस क्लास को डिफाइन किया जाता है। ये समझ पा रहे हैं? जैसे उस समय भी मैंने एग्जाम्पल दिया था स्विफ्ट डिजायर वगैरह का, एक ही कार है, उसके कई सारे मॉडल है, पर डिजायर मॉडल ही उसको बोला जाता है। इनोवा एक ही कार है पर उसके मॉडल बहुत सारे हैं, पहला कार है इसलिए उसको इनोवा मॉडल बोला जाता है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे शिप होंगे एक ही टाइप के क्वालिटी वाले, क्योंकि हमारा पहला शिप का नाम हुआ INS अर्नाला, तो उन सबको बोल देते हैं हम अर्नाला क्लास का। ये समझ पा रहे हैं? अर्नाला क्लास के अंतर्गत जितने भी ऐसे शिप होंगे सबका काम होगा पेट्रोलिंग वाला काम, कोस्टल एरियाज को डिफेंड करना होगा। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये हमारा वैसा शिप है INS अंद्रोथ। भारत सरकार ने टोटल 16 ऐसे शिप के लिए MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत 8 आपके बनेंगे GRSE से, ठीक। GRSE कोलकाता, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग इंजीनियर्स लिमिटेड समथिंग ऐसा नाम। बाकी 8 जो बनेंगे वो बनेंगे आपके L&T से। ये समझ पा रहे हैं? बोलो, ठीक। तो ऐसे 16 शिप हमारे बनने हैं, 8 बनेंगे GRSE से, 8 बनेंगे L&T से, और 8 जो GRSE बनाने वाला है उसमें एक INS अर्नाला पहले ही दिया जा चुका है, ये दूसरे नंबर का पोत है INS अंद्रोथ। ये समझ पा रहे हैं? ठीक। तो टोटल इसमें ऐसे 16 हमारे एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट बनने वाले हैं। 16 में से एक कमीशन हो चुका है, दूसरा नंबर इसका है INS अंद्रोथ का। आगे और ऐसे नाम आप सुनते चले जाएंगे, ठीक। जहां पर भी आप सुने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, मतलब आप समझ जाना उसी एरिया की बात हो रही, कोस्टल एरिया डिफेंड करने के लिए है, ठीक। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो GRSE द्वारा। GRSE है आपका स्थित कोलकाता में, ठीक। ये क्या करेगा? GRSE 8 ऐसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बनाएगा, जिसमें से ये दूसरा, बाकी 8 बनाएगा L&T। ये क्लियर हो पा रहा है? बोलो बोलो, छोड़ूंगा नहीं। अब देखते हैं कुछ युद्धाभ्यास वगैरह है, ठीक। मिलिट्री एक्सरसाइज भारत कई देशों के साथ करता है, ठीक। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस वगैरह के लिए, उनसे एक्सपीरियंस वगैरह लेने के लिए, जैसे भारत की जो आर्मी है उनका ह्यूमंगस एक्सपीरियंस है किसमें? माउंटेन वॉरफेयर में, पहाड़ों में चढ़ना उतरना, किस प्रकार से यदि वहाँ छुप जाए, ठीक ठीक। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेने कई आते हैं। कई ऐसे आपके जैसे रशिया है, उनकी एक्सपीरियंस है बहुत ठंडे क्षेत्रों में कैसे अपने आप को संभालना, लड़ना, ये वो सर, ठीक। तो ऐसे क्या है, अलग अलग एरियाज के अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं जिनमें वहाँ की मिलिट्री एक्सपर्ट होती है। तो ऐसे क्या है, यदि हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो एक्सपोजर बढ़ता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस वो गेन करते हैं। इसलिए भारत लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, एक हमारा ब्राइट स्टार मिलिट्री एक्सरसाइज, ब्राइट स्टार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आयोजन इसका किया गया था मिस्र में, 19वां इसका संस्करण, ठीक। अभ्यास जापाड, ये आपको नाम रखना है, जापाड ये रशिया में आयोजित होता है, ठीक। ये रूस में आयोजित होता है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। भारत भी गया था, पाकिस्तान भी गया था, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था 12 से 16 सितंबर तक। पैसिफिक रीच, पैसिफिक ये आपको नाम से समझ आ रहा होगा, पैसिफिक ये आपके प्रशांत महासागर में होता है। द्विवर्षीय बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय अभ्यास यानी बहुत सारे देश मिलकर के एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। इसका 9वां संस्करण था और ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था 15 से 29 सितंबर। आपको नाम याद रखना इसमें, अभ्यास जापाड, ब्राइट स्टार, पैसिफिक रीच, बहुपक्षीय बहुपक्षीय बहुपक्षीय, और जापाड आपको याद रखना है रशिया में आयोजित हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जापाड जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये समझ पा रहे हैं, ठीक। फिर एक आता है युद्ध अभ्यास, इसमें तो दोनों चीज आपको याद रखनी। युद्ध अभ्यास 2025 भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास। भारत अमेरिका जब भी ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम युद्ध अभ्यास ही होता है। अलग अलग समय पे क्या होता है, अलग अलग समय पे भारत अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। कभी थल सेना का होगा, कभी जल सेना का, नेवी वाला, कभी एयरफोर्स का अपना होगा, सबका अपना अलग अलग नाम होता है, और एक बार जो नाम डिफाइन हो जाता है वही रहता है।
वही लंबे समय तक चलता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हुआ हमारा युद्ध अभ्यास 2025 भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास 21वां संस्करण था। अमेरिका में आयोजित हुआ था, अलास्का में। अलास्का एक उनका जगह है। आप यूएसए का मैप देखोगे तो ऐसे यहाँ पर एक ठोक है, फिर जा करके यहाँ पर ऐसा है। ठीक, यहाँ पर ऊपर में कनाडा है। तो ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है बहुत ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया था अलास्का में 1 से 14 सितंबर। फिर आप देखेंगे एक्सरसाइज मैत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है आपको। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंडिया थाईलैंड का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 14वां संस्करण था। डेट वगैरह उतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही जगह याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पर आपको आवश्यकता होती है नाम रटना और साथ में किस देश के साथ हुआ है। कुछ ही ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें हमको एडिशन वगैरह याद रखना होता है, या किस शिप ने भारत की तरफ से भाग लिया है उसको याद रखना होता है। बाकी सब में आपको नाम याद रखना है और साथ में ज्वाइंट कौन कौन से देश हैं ये याद रखना होता है। ठीक, इसमें आप युद्धाभ्यास में कौन कौन है बोलो? भारत अमेरिका। क्या आज खाए वाए नहीं हो क्या? क्या क्या हिसाब किताब है? ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ ली है क्या? ठीक, बोलो जोर से। युद्धाभ्यास किसके बीच है? भारत अमेरिका। मैत्री किसके बीच है? भारत थाईलैंड। ठीक, पैसिफिक रिज बहुपक्षी है। जापाड किस में आयोजित हुआ? रूस में। ठीक, एक ऐसा नाम है INHN इंडियन हेलिनो बाइलेट, ये भारत ग्रीस के बीच हमारा यहाँ पर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था। फर्स्ट एडिशन है इसका। ठीक, भारत ग्रीस का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नवल एक्सरसाइज। ठीक, ये इसका पहला एडिशन था, ग्रीस में आयोजित हुआ था। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोग को? फिर देखते हैं स्पोर्ट्स में आगे। पुरुष हॉकी एशिया कप, ये एशिया कप आयोजित किया गया था भारत में ही, बिहार में, राजगीर में। इसका ये 12वां एडिशन था और विजेता रहा है भारत, चूंकि भारत ही होस्ट किया। होस्ट को थोड़ी बहुत बेनिफिट होती है क्योंकि वो उसी वहीं पर खेलते हुए बड़े हुए। तो यहाँ पर क्या है, विजेता हमारा भारत ही रहा। 4th ऐसा हमने एशिया कप जीता। ये हॉकी की बात हो रही है, क्रिकेट की नहीं। ठीक है, ये हॉकी हमारा 4थी बार हमने एशिया कप जीता है हॉकी में। उप विजेता रनर अप था दक्षिण कोरिया। ठीक, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अभिषेक नैन, पर सबसे ज़्यादा विकेट नहीं है, ये गोल है, हॉकी में विकेट नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल किसने किए थे? अकीमुल्ला अनवर, मलेशिया से ही आते हैं। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है आयोजित कहाँ हुआ था? बिहार, राजगीर। ठीक, कौन सा खिताब है भारत का? ये 4था नंबर। ठीक, और ये भारत ने एशिया कप टूर्नामेंट जीता है। वर्ल्ड कप में ये क्वालिफाई हो चुका है भारत, अगले साल शायद नीदरलैंड या बेल्जियम में होने वाला है। ठीक, ये उसका क्राइटेरिया होता है। तो टीमों की संख्या इसमें टोटल 8 थी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत 8 साल बाद एशिया कप चैंपियन बना है। ठीक, बहुत समय बाद भारत एशिया कप टूर्नामेंट जीत पाया है। ठीक, फिर देखते हैं यूएस ओपन। टेनिस ग्रैंड स्लैम वगैरह जानते हैं क्या? ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम नाम सुने हैं? ठीक, 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है ईयर वाइज, यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले हमारा ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन। फिर होता है आपका विंबलडन। फिर चौथा होता है यूएस ओपन। ये साल में इनका क्रम रहता है होने का। ठीक, सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी के आसपास, फिर हमारा फ्रेंच ओपन होता है अप्रैल मई के आसपास, फिर हमारा विंबलडन होता है जुलाई वगैरह के आसपास, जून जुलाई, और ये हमारा यूएस ओपन होता है अभी सितंबर वगैरह, अगस्त या सितंबर। ये चारों जो टूर्नामेंट है टेनिस के, इनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, सबसे ज्यादा प्राइज मनी इन्हीं में होती है, और इन चारों में भी सबसे ज्यादा विंबलडन में। यही ग्रैंड स्लैम है विंबलडन, जो सबसे पुराना है टेनिस में। 1870 के दशक में ये शुरू हुआ था, जो हमारा विंबलडन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, और 1881 के आसपास शायद ये यूएस ओपन शुरू हुआ। इतना पुराना है, 1900 से पहले का है। तो ये चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम हमारे 4 सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होते हैं टेनिस में, यही 4 होते हैं। इन चारों में अभी हमको देखना है यूएस ओपन जो अभी कंक्लूड हुआ है, इसके विजेता कौन रहे हैं? ये क्या नाम लिखा है? कार्लोस अल्काराज। ठीक, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने यूएस ओपन टूर्नामेंट जीता है। उप विजेता रहे हैं जैनिक सिनर, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक, महिला एकल में कौन जीती है? आर्याना सवालेंका। आर्यन नहीं है, आर्यना है। ठीक, आर्याना सवालेंका, ये आती है बेलारूस से।
अमांडा एनीसिमोवा, ये आती हैं यूएस से बिलोंग करती हैं। ठीक, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी आप सुनते होंगे नोवाक जोकोविक का ये 24वां ग्रैंड स्लैम है, 23वां ग्रैंड स्लैम है, इसी को काउंट किया जाता है। यदि एक साल में उसने 3 ऐसे टूर्नामेंट जीते इसमें से, तो 3 हो गए उसके। अगले साल 2 और जीतेगा तो 5वां ग्रैंड स्लैम, अगर उसके बाद फिर और 3 जीतेगा तो 8वां ग्रैंड स्लैम। यही चीज़ काउंट होती है ग्रैंड स्लैम। ये समझ पा रहे हैं? और ये 2-3 नाम तो आप बिल्कुल याद रखना, इसको आप बार बार सुनोगे। इन्हीं लोग आपस में फाइनल खेल खेल करके जीतते रहते। कभी कार्लोस अल्कर आ जाएगा, कभी जैनिक सिनर आएगा। नोवाक जोकोविक का तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब वो देखने को आपको कम मिलेगा। नहीं तो पहले यही 2-3 लोग जीतते रहते थे, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, यही आपस में फाइनल होते रहता था। ठीक, वैसे ही अभी इन दोनों का हो रहा है, कार्लोस अल्काराज और जैनिक सिनर। आप चारों ग्रैंड स्लैम हमको याद रखने होते हैं एग्जाम पर्पज से, कि इसमें कौन विनर रहा है। और इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी विंबलडन में, कभी यूएस ओपन में, कभी फ्रेंच ओपन में, क्योंकि नाम यही देखने को मिलेगा। विंबलडन जैनिक सिनर जीते और वो उपविजेता रहे कार्लोस अल्काराज। अब यूएस ओपन में वो जीत गया, ये रनर अप हो गया। ऐसे फंसते हैं इसमें, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसको याद करना जरूरी होता है। तो 4 इसमें ग्रैंड स्लैम है। यूएस ओपन जीता इस बार कार्लोस अल्काराज में, स्पेन से बिलोंग करते हैं जैनिक सिनर, इटली से आते हैं। महिला एकल में अरियाना सबालेंका ने जीता। ठीक, ये पुरुष युगल श्रेणी है, एक से एक नाम आपको मिलेंगे। मार्सेल ग्रेनोलर्स, ये आते हैं स्पेन से। हेरासियो जेबालोस, ये आते हैं अर्जेंटीना से। महिला युगल गैब्रिएला डाब्रोवस्की कनाडा से। एरिन रूटलिफ, ये आते हैं न्यूजीलैंड से। मिश्रित युगल सारा ईरानी एंड्रिया से और ववासोरी इटली से, ये आते हैं इटली से। ठीक, तो ये हमारे इस टाइप के 5 कैटेगरीज में टूर्नामेंट होते हैं। एक तो होंगे सिंगल्स दोनों, मैन सिंगल्स, वीमेन सिंगल्स, फिर आपके होते हैं मैन डबल्स, वीमेन डबल्स, और एक होता है मिक्स डबल्स। 5 कैटेगरी में होते हैं। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो पा रहा है ये? बोलो। हाँ जी, क्या चीज? ये 5 श्रेणियों में टूर्नामेंट होता है। जैसे आपका मेंस हो गए, मेंस सिंगल्स हो गए, मतलब एक एक लोग खेलेंगे आपस में। एक हो जाता है वीमेन सिंगल, महिलाएं आपस में खेलेंगी। फिर तीसरा हो जाता है आपका पुरुष युगल, एक तरफ 2 एक तरफ 2 मेन। ठीक, ये हो जाता है हमारा मेंस डबल्स, 2 इधर रहेंगे 2 रहेंगे, आपस में खेलेंगे। फिर महिला युगल, ये भी वैसी 2 महिला। मिक्स डबल्स में 1 महिला 1 पुरुष, 1 महिला 1 पुरुष, ये आपस में खेलेंगे। इसको बोला जाता है मिक्स डबल्स। ये क्लियर है? पक्का है? नेक्स्ट देखते हैं, बैलन डी'ओर पुरस्कार होता है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक, फुटबॉल आपका एक फ्रेंच स्पोर्ट्स पत्रिका है, फ्रांस की खेल पत्रिका, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, बैलन डी'ओर अवार्ड। ये फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए ही है, केवल फुटबॉल प्लेयर्स को ही मिलेगा। जैसे आईसीसी अवार्ड वगैरह होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स को मिलते हैं, हॉकी वाले को नहीं। वैसे ही हमारा ये बैलन डी'ओर पुरस्कार, ये केवल फुटबॉल वालों को ही दिया जाता है। और फुटबॉल में भी आप देखेंगे बहुत पहले से ये दिया जा रहा है। सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फुटबॉल जगत का। ठीक, इस बार किनको मिला है बैलन डी'ओर पुरस्कार? पुरुष में मेल कैटेगरी में उस्मान डेम्बेले। ठीक, बोलो नाम। उस्मान डेम्बेले, ये आते हैं फ्रांस से। महिला बैलन डी'ओर मिला है एताना बोनामाटी। बोलो, बोनामाटी। स्पेन से ये आती हैं, तीसरा इनका लगातार है, 3rd कॉन्जिक्यूटिव बैलन डी'ओर अवार्ड। तो इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका भी आपको याद रखना है। वैसे आपको दोनों नाम याद रखना है, पर इसका नाम आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इनके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक, और पुरुष कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी, ये अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज वालों को मिलता है। ये मिला है लमिन यमाल, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। फिर महिला कोपा ट्रॉफी अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज फीमेल प्लेयर विकी लोपेज, ये भी जो स्पेन से बिलोंग करती हैं। पुरुष क्लब ऑफ द ईयर, ये मिला है पीएसजी को। क्लब ऑफ द ईयर यानी आईपीएल में जैसे अपना टीम होता है केकेआर और एमआई, ये सब, वैसे ही फुटबॉल टीम्स को वहाँ पर बोला जाता है क्लब है। ठीक, तो ये पुरुष क्लब ऑफ द ईयर मिला है पीएसजी को। ठीक, पेरिस सेंट जर्मन, ऐसा इसका पूरा नाम होता है। महिला क्लब ऑफ द ईयर मिला है आर्सेनल को। ये समझ पा रहे हैं? इसमें आपको मुख्यतः ये 2 नाम जरूर से याद रखने हैं। बोलो, मेल बैलन डी'ओर अवार्ड किनको मिला है? उस्मान डेम्बेले। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार एताना बोनामाटी, ये कहाँ से आती हैं? स्पेन से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 2 नए रामसर स्थल जुड़े हैं। ठीक, भारत की झोली में 2 और नए रामसर स्थल आ गए हैं। ये दोनों आपके बिहार से आते हैं। ठीक,
ठीक, एक गोकुल समझ करके यूपी मत समझ जाना है, उदयपुर समझ कर राजस्थान मत समझना। ये दोनों हमारे बिहार से आते हैं। एक है हमारा गोकुल जलाशय, एक है उदयपुर झील। ठीक, उदयपुर झील, ये दोनों मिलाकर के अब भारत में टोटल रामसर स्थल हो गए 93। पहले 91 थे, अब हो गए 93। अपडेट कर लेना है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल और कहाँ पर स्थित है भारत में? तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पर यूपी। ठीक, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 20 है वहां पर। ठीक, तो बिहार में अब रामसर स्थल हो गए 5। खैर ये बीपीएससी वालों के लिए छोड़ दो, अपने को याद रखना है भारत वाला। ठीक, और ये रामसर स्थल क्या होते हैं हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट में। कई प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण ये विश्राम स्थल। तो वैसे ही लोगों को यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, जहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे मैमल्स हैं, चाहे कोई भी है, वैसे ही क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो ऐसे हमारे बिहार के 2 हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इस बार घोषित किया गया। टोटल कितने हो गए भारत में वेटलैंड्स रामसर स्थल? 93। ठीक, फिर अगला देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक, हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया था 1971 वगैरह से। बोला सभी देशों को बायोस्फीयर रिजर्व बनाओ और हमको लिस्ट दो, हम उसको अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो शामिल होंगे उनको फंड वगैरह दिया जाएगा, रिसर्च गाइडेंस वगैरह दी जाएगी, वहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। ठीक, इंटरनेशनल फंड वगैरह आएंगे। तो ऐसे क्या होता है, हमारे देश में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? टोटल 18। अब ये यूनेस्को क्या करता है, हर देश से अपनी सूची रहती है बायोस्फीयर रिजर्व की। हर साल, 2 साल, 3 साल में जैसा भी है, कुछ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल करता है, जिसको हम बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये भी वही है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी तक भारत में टोटल 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व शामिल थे। अब एक को और शामिल किया गया है, जिसका नाम है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ पर लिखा तो हुआ है, देखो, लद्दाख से लेकर के किन्नौर तक विस्तृत है। मैंने उस समय भी बताया था, लद्दाख में भी है ये फैला हुआ, और साथ में आपके हिमाचल में भी है। कोल्ड डिजर्ट किस लिए हो जाता है? क्योंकि ये शीत मरुस्थल है, बहुत ही ठंडा क्षेत्र, सिर्फ बर्फ पूरा फैला हुआ होता है। तो ये आपके लेह, आपके लद्दाख वगैरह से लेकर के किन्नौर, आपका हिमाचल प्रदेश तक ये विस्तृत है। ठीक, और ये भारत का क्या है, सबसे पहला, भारत का सबसे ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे ऊंचाई में जो स्थित है। और ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसीलिए तो इसको शीत मरुस्थल बोला जा रहा है। ठीक, ये क्या करेगा, शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है, केवल हम जीव जंतुओं का संरक्षण नहीं, आसपास के कल्चर का, आसपास के संस्कृति का भी संरक्षण करते हैं। याद आ रहा है कुछ? ठीक, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हमारे जीव जंतु प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करने के लिए होता है। बायोस्फीयर रिजर्व ये तो होंगे ही होंगे, साथ में आसपास की जो आदिवासी संस्कृति है या फिर और किसी टाइप के वहाँ पर कल्चर है, उसको भी साथ में प्रोटेक्ट किया जाता है। इसलिए उसको बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कल्चर वगैरह सब आपके कंजर्व किया जा रहा है, संस्कृति कंजर्व की जा रही है, फिर जीवों को, उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित किया जा रहा है। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बहुत बड़ा होता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत नेशनल पार्क भी होते हैं, उसके अंतर्गत अभ्यारण्य भी आ जाते हैं। जैसे हमारा मानस है, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सब कुछ है। ठीक, वैसे ही हमारा ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। एक आपका नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, याद आ रहा हो, हिमाचल प्रदेश में, वो इसी के अंतर्गत स्थित है, कोल्ड डिजर्ट के अंतर्गत। ठीक, तो अब भारत में टोटल आपके यूनेस्को नेटवर्क वाले बायोस्फीयर रिजर्व कितने हो गए हैं? 13, पहले थे 12। ये क्लियर है? 18 नाम याद है किसी को बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? मैप ऐप याद है? नहीं सर, शर्म कर लो, कुछ मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, मैप वगैरह से कुछ याद आ रहा है? कोई भी नाम याद आ रहा है बताओ? मानस वगैरह छोड़ देना, कोल्ड डिजर्ट छोड़ देना, ये तो अभी मैंने बता दिया। ठीक, बोले नहीं मानस है सर, बोले दूसरा बताओ, कोल्ड डिजर्ट है सर, और बताओ कुछ याद आ रहा है? दिबांग वैली है, हाँ ठीक है, डिब्रू साइकोवा, और नौकरेक, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, हाँ ठीक है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है, और हो गया। नीलगिरी याद आ रहा है, और शेषाचलम याद आया, हाँ
मैप से याद रखो, ऊपर से नीचे ऐसे रैंडम नाम याद करने से नहीं होगा। मैप से आपको याद करना है। ऊपर सबसे हमारा कोल डिजर्ट, ठीक, उसके नीचे हमारा वो फूलों की घाटी नंदा देवी वाला, ऊपर हो गया कोल डिजर्ट, उसके नीचे नंदा देवी। फिर आप जाएंगे इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, खांचनजोंगा, याद आ रहा है, जिसको कंचनजोंगा भी बोलते हैं, कंचनजंगा खांचनजोंगा हो गया अभी। उसके बाद हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली। फिर आएंगे हम असम में। असम में कौन सा है आपका डिब्रू सैखोवा और साथ में मानस। असम के नीचे जाएंगे मेघालय, यहाँ है नौकरेक, ठीक। वहां से फिर आएंगे वेस्ट बंगाल सुंदरबन। सुंदरबन के नीचे जाएंगे उड़ीसा, उड़ीसा में है हमारा सिमलीपाल, ठीक। उसके बाद आएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में अचानकमार अमरकंटक। बगल में जाएंगे एमपी, यहाँ है दो आपके पन्ना और पचमढ़ी। फिर जाएंगे गुजरात ग्रेट रन ऑफ कच्छ। फिर नीचे आएंगे आपके तेलंगाना शेषाचलम। उसके नीचे आएंगे हमारा तमिलनाडु नीलगिरी। उसके नीचे आएंगे केरल, केरल में है अगस्त्यामलाई, अगस्त्यामलाई के फिर बगल में जाएंगे गल्फ ऑफ मन्नार और फिर सबसे आखिरी में जाएंगे ग्रेट निकोबार। मैप से याद करो तब याद होगा। कोई भी एक सीक्वेंस बनाओ ऊपर से नीचे अगल से बगल जैसा भी है तभी याद होगा, रैंडम नाम वगैरह से याद नहीं। ये क्लियर हो पा रहा है? तो अभी हो गए हमारे यहाँ 13 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक। 5 इसमें शामिल नहीं है, जिसमें आपका शेषाचलम है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है और हमारा नॉर्थ ईस्ट का 3 दिबांग वैली, डिब्रू सैखोवा और मानस। ये 5 अभी शामिल नहीं, बाकी 13 हमारे यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हो गए। ये क्लियर हो पा रहा है? बोलो। ठीक, अच्छा, यहाँ पर बौद्ध संस्कृति मिलती है। जीव जंतु आप देख लो, हिम तेंदुआ है, हिमालयी आइबेक्स है, नाम सुने? आइबेक्स क्या है? ब्लू शिप है सर, वो तो भेड़ है, हाँ ठीक है। हिमालयी आइबेक्स जो है वो बकरा है, उसकी प्रजाति है, ठीक। हिमालयी भेड़िया है, फिर गोल्डन ईगल पक्षी है, ईगल। फिर एक देखते हैं डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग आपका कंजर्वेशन सेंटर, ठीक। डुगोंग ये तो हमने डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट में कुछ याद आ रहा है? सी काऊ इसको बोला जाता है, शाकाहारी होती है, समुद्री घास खाती है। तो ये हमारा डुगोंग है। ये क्या है आपका 2022 में जो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन है, यहाँ पर क्या किया तमिलनाडु सरकार ने, एक डुगोंग रिजर्व सेंटर बनाया, डुगोंग संरक्षण रिजर्व ऐसा वहां पर बनाया। उसका उद्देश्य क्या है? डुगोंग को बचाना, डुगोंग को बचाना इन द सेंस उनकी प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, साथ में वो जो खाते हैं सी ग्रास वगैरह उसको भी बचा करके रखना। जब सी ग्रास बचा है तभी तो डुगोंग बचा हुआ है, ठीक। तो वैसा वहां पर संरक्षण केंद्र बनाया गया है, लगभग आपके 450 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, ठीक। तो वैसा उन्होंने केंद्र बनाया और साथ में यूएन को प्रस्ताव भेज दिया था कि इसको आपके IUCN को प्रस्ताव भेज दिया था कि इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। इससे होगा क्या, यदि कभी संकट वैसा आता है या फिर आपके इंटरनेशनली फंड आने लगेगा, इंटरनेशनली आपके गाइडेंस मिलेंगे, एक्सपर्ट वगैरह आएंगे जो आपको इसके बारे में और कैसे बेहतर उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में वो गाइडेंस वगैरह देंगे। इसके लिए IUCN को इन्होंने प्रस्ताव भेजा था। अब उस IUCN द्वारा प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। IUCN यानी अब इंटरनेशनल लेवल का ये कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व आपका है तमिलनाडु में। ये देखो पाक की खाड़ी, बे ऑफ पाक तमिलनाडु, ठीक। यहीं पर आपका पाक की खाड़ी, मन्नार यहाँ पर नीचे है, ऊपर में हमारा यहाँ पर पाक बे। तो पाक बे वाले क्षेत्र में हमारा तमिलनाडु में स्थित है डुगोंग संरक्षण रिजर्व। इसमें क्या है, IUCN ने प्रस्ताव पारित कर दिया था, IUCN ने, और साथ में वर्ल्ड लेवल पर सजेशन भी दिया है कि जैसा संरक्षण केंद्र इन्होंने बनाया है उसी टाइप का हर जगह पर अन्य हमारे समुद्री जीव जंतुओं के लिए भी बनाया जा सकता है, ठीक। और ये 2022 में ये तो हमने देख लिया, तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित है। ये सी काऊ इसको बोला जाता है, ठीक। मुख्यतः ये आपके UAE वाले क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, अबू धाबी वाले। भारत में भी पाए जाते हैं, आपके अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, फिर ये वाला क्षेत्र है, फिर आपका केरल वाला क्षेत्र है, ठीक। और इस राज्य के एक फाउंडेशन ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है, असम, ठीक। ये याद आ रहा है गिद्ध संरक्षण क्यों जरूरी? कौन से आपके मेडिसिन से गिद्धों की जनसंख्या विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई, पशुओं को एक पेन किलर दिया जाता है, उसको खा खा करके गिद्ध मरने लगे। याद आ रहा है कुछ? कौन सी दवाई थी वो? डाइक्लोफेनाक, ठीक। और एक नया परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू हुआ है आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में, माही बांसवाड़ा जगह, ठीक। यहाँ पर 4 आपके यूनिट्स लगेंगी 700 मेगावाट वाले, यानी टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 2800 मेगावाट। 4 यूनिट लगेंगे 700 मेगावाट के। नया ये परियोजना है। ये क्लियर हो पा रहा है? बोलो भाई। तुतारी मारना आप जानते हैं किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं?
बताओ जो यस सर बोले। हाँ, तो ऐसे ही आप लोग जब नहीं बोलते ना तो करना पड़ता है। ठीक, ये देखो एक विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या है, एक चिप है, ये ऐसा चिप है, माइक्रो चिप है, नैनो चिप है। ठीक, ये क्या है, प्रदेश का पहला स्वदेशी 32 बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 3201। समझ आया? हाँ, अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझो क्या है। ठीक, 32 बिट, बिट यानी क्या होता है आपका, बाइनरी डिजिट को बोला जाता है। ठीक, बाइनरी डिजिट, ये क्या होता है, हमारा जो भी कंप्यूटर है वो जो भी हम उसको डेटा देंगे वो किसमें उसको स्टोर करता है या प्रोसेस करता है, बाइनरी डिजिट में, इधर 0 और 1, इसको बोला जाता है बिट। ठीक, ये हमारी जो चिप वगैरह है या इसका प्रोसेसर है, इसी में हम मेजर करते हैं। एक होता है आपका 8 बिट प्रोसेसर, फिर एक होता है 16 बिट, फिर एक होता है 32 बिट, एक होता है 64 बिट, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितने ज़्यादा बिट होंगे तो इसका मतलब ये है कि उतने ज़्यादा डेटा वो स्टोर कर पाएगा, उतने ज़्यादा डेटा वो प्रोसेस कर पाएगा। तो 8 बिट में थोड़े कम, 16 में उससे ज़्यादा, 32 में उससे भी ज़्यादा। और जितना ज़्यादा डेटा वो स्टोर कर सकता है, जितना डेटा वो प्रोसेस कर सकता है, यानी उतना कॉम्प्लेक्स टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, पर जितना ज़्यादा हम आगे चले जाते हैं ना, वो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती चली जाती है। परफॉर्मेंस तो ठीक है पर रिलायबिलिटी उसकी कम होती चली जाती है। रेडिएशन वगैरह, जल्दी हीट हो जाना, फेल हो जाना, ये सब उसमें देखने को मिलता है। इसलिए हमारा जो भी स्पेस वगैरह है उसमें जनरली हम 32 बिट के ऊपर नहीं जाते हैं सामान्यतः। कभी कभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर 64 बिट, 128 बिट वाले चिप उसमें डाले जाते हैं, पर सामान्यतः हम 32 बिट वाले में रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रॉबस्ट होता है। ठीक, और हमको क्या है भाई, स्पेस में भेजना है, वहाँ पर हमको रॉबस्टनेस चाहिए। ठीक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत वाला चिप चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत में ही फेल हो जाए। ठीक, तो ये हमारा 32 बिट का लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है। लॉन्च व्हीकल ग्रेड क्या होता है, लॉन्च व्हीकल हमने पढ़ा है। ठीक, लॉन्च व्हीकल में जो भी हमारा GNC होता है, गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल। ठीक, गाइडेंस यानी कहाँ पर उसको मुड़ना है, कितना इंक्लिनेशन में उड़ना है, ये सब होता है हमारा गाइडेंस। नेविगेशन, स्पीड वगैरह कैसी मेंटेन होनी है। कंट्रोल, कब स्पीड कम होना है, कब स्पीड ज़्यादा होना है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके लिए सेंसर्स लगे होते हैं, और जो सेंसर्स होते हैं ना वो पूरा डेटा भेजते हैं इसी चिप में। ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसको बोला जाता है ऑन बोर्ड कंप्यूटर बोला जाता है इसको। ठीक, क्योंकि यहाँ पर अलग से क्या होता है, सिस्टम लगा होता है लॉन्च व्हीकल में हमारे, इसी के पास सारे सेंसर्स का डेटा जाता है, और ये रियल टाइम कमांड देता है कि अब भाई इतना डिग्री हमको मुड़ना है, अब स्पीड कम करना है। ये ब्रेन है लॉन्च व्हीकल का, पूरा कमांड वही देता है। ठीक, वही माइक्रो प्रोसेसर में हमारा ये चिप लगा होता है। तो अभी तक जो भारत है, जितने भी ऐसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ हम यहाँ से लॉन्च कर रहे थे लॉन्च व्हीकल के थ्रू, उसमें जो भी चिप लगी होती थी हम इंपोर्ट करते थे उसको US से, यूरोप से, ये सब। ठीक, अब क्या किया, भारत ने अपना खुद का स्वदेशी चिप बना लिया। अब क्लियर है? उसका नाम रखा गया है विक्रम 3201। विक्रम किसके नाम से, विक्रम साराभाई के नाम से, 32 बिट 01 एडिशन। ठीक, तो ये हमारा भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर। लॉन्च व्हीकल ग्रेड किस लिए, क्योंकि ये उसी में यूज हो रहा है, ये हमारा मोबाइल कंप्यूटर के लिए नहीं, ये लॉन्च व्हीकल में ही यूज होगा। और इसके विकासकर्ता कौन है, चूंकि ये लॉन्च व्हीकल के लिए है तो इसरो, VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और इनकी अपनी एक लेबोरेटरी है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में, इन दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है। ठीक, और ये क्या है, 16 बिट विक्रम 1601 का उन्नत संस्करण है। भारत ने 2009 में भी अपना एक चिप बनाया था, 16 बिट चिप, उसका नाम था विक्रम 1601 यानी विक्रम 1601। ठीक है, तो ये जो हमारा चिप था, पर ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं था, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे बाहर के भी लगे हुए थे, बाहर जाकर के भी बना हुआ था, फॉरेन एक्सपर्टीज से गाइडेंस भी ली थी, बहुत सारा इसमें कॉम्प्लेक्शन था। तो ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं था, ये हमारा पूर्णतः स्वदेशी, हमारा खुद का डिजाइन है, सारा कुछ हमारा मटेरियल डला हुआ। तो ये हमारा होता है पूर्णतः स्वदेशी पहला चिप है, जिसका नाम रखा गया विक्रम 3201। और यदि पूछे 3201 नहीं भी डाले तो हमारा इसका नाम है विक्रम। ठीक, ये विक्रम अभी आपका सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ था सितंबर में, यह चिप प्रधानमंत्री को भेंट किया गया था कि ये हमारा पहला स्वदेशी चिप है। तो हमारे भारत के जो राजा हैं, जो जैसा भी मान लो प्रधानमंत्री, उनको भेंट किया गया, देखो हम इस स्तर तक अब पहुंच रहे हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, उद्देश्य इसका क्या है, भारतीय प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च व्हीकल के नेविगेशन में, गाइडेंस में, नियंत्रण प्रणालियों में उपयोग होगा। ये अब आप समझ गए कैसे उपयोग होगा। सेंसर्स लगे होते हैं, उससे डेटा इन्हीं के पास जाता है, यही कमांड देता है। इसकी अनुकूलन क्षमता आप देखो -55 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक है।
ठीक, आप जानते होंगे एटमॉस्फेयर के 4 लेयर हमने पढ़े हैं। कहीं पर तापमान कम हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है। सबसे ऊपर वाले में तो बहुत हाई टेम्परेचर है, उसी के नीचे आप देखोगे मेसोस्फीयर में सबसे ठंडा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, तो इसलिए हमको क्या है, इतना ज़्यादा आपको रेंज चाहिए। अभी आप लोग दिल्ली की ही बात कर रहे थे ना, रेंज देखे नहीं कैसा है। हाँ, गर्मी में तापेगा, ठंडी में जमा देगा पूरा, बारिश में बहा कर ले जाएगा। उसके बाद भी आप बच गए तो वहाँ पर अर्थक्वेक, उसके बाद भी बच गए तो एयर पोल्यूशन, फोटोकेमिकल स्मॉग, उसके बाद भी आप बच गए तो धरना प्रदर्शन है, फिर भी आप बचे रह गए, दंगा फसाद भी होता रहता है वहाँ। ठीक, तो वो बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी वाला जगह है। ठीक, अब दिल्ली में रहने वाले जानेंगे इस बात को। ठीक, हम भी 4 साल सर्वाइव करके आए हैं वहाँ से। ठीक, तो ये अनुकूलन क्षमता इसका देखो -55 से +125 डिग्री सेल्सियस तक। कंप्यूटेशन क्षमता, जटिल गणनाएं ये कर सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को सक्षम रूप से संभालता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन यानी दशमलव के बाद बहुत आपकी बड़ी संख्या होती है, उसका भी ये सिमुलेशन वाला काम कर सकता है, क्योंकि ये भाई मिसाइल है, एकदम 0.001 डिग्री 2 डिग्री इसका भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हमको बहुत आपके फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ये क्लियर हो पा रहा है अब? ठीक, फिर एक देखते हैं, भारतीय पहल शुरू किया गया है। ठीक, अपेडा एक संस्था है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा इसका पूरा नाम है अपेडा का। तो इस अपेडा ने एक नया अभियान शुरू किया। अच्छा, पहले आप अपेडा समझ लो, अपेडा क्या करता है। इसमें आप नाम से ही समझ जाओ, कृषि जो हमारे उत्पाद हैं, साथ में कृषि के जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद होते हैं, इनको निर्यात योग्य बनाना और इनके निर्यात वगैरह पर ध्यान देना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फूड एक्सपोर्ट या प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट बढ़ पाए, इसके लिए काम करता है हमारा अपेडा। ये क्लियर है? तो इसने क्या किया, अपेडा ने एक नई अभियान या एक अपना नया पहल लाया है जिसको बोला जा रहा है भारतीय पहल। भारतीय पहल क्या करेगा, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। सीधा साफ आप ये समझो, इसने भारतीय पहल शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है ऐसे खाद्य निर्यात वगैरह को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल टारगेटेड है कि इतने स्टार्टअप हम रखेंगे, ये हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल इन्हीं पर ध्यान देकर के इन्हीं के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, जो कि भारत के सबसे, आप समझ लो कि सबसे क्वालिटी वाले फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये भारतीय पहल शुरू किया गया है अपेडा द्वारा, जो वैसे नॉर्मली भी आपके फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह के एक्सपोर्ट में काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के वैश्विक कृषि खाद्य व्यापार में भागीदारी को मजबूत करना, साथ में कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ावा देना। इसमें इन्होंने लक्ष्य क्या रखा है, टोटल पहले क्या करेंगे, ये ऐसे पहले 100 एग्रीटेक स्टार्टअप्स को पकड़ेंगे। ठीक, इनके एक्सपोर्ट, इनको क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इनको फाइनेंशियल चाहिए तो फाइनेंशियल, टेक्निकल चाहिए तो टेक्निकल, यदि इनको वर्किंग स्पेस चाहिए तो वर्किंग स्पेस के लिए, यदि इनको मार्केट एक्सेस चाहिए तो मार्केट एक्सेस के बारे में इनको असिस्टेंस देंगे। तो ऐसे क्या करेंगे, ओवरऑल कंट्री से 100 ऐसे एग्रीटेक स्टार्टअप्स को पकड़ेंगे और इनको ऐसे असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे, ताकि इनके थ्रू जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं इनको बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जा सके। कुल मिलाकर के हमको निर्यात को ही बढ़ावा देना, और निर्यात को बढ़ावा देना ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर उगाए और सीधा भेज देते हैं देशों में, नहीं, क्वालिटी मेजरमेंट होती है। यदि यहाँ से जा कर के वापस आया कोई चीज़ तो बहुत बड़ी बदनामी होती है इंटरनेशनल मार्केट में। इवन जब कोई गेहूँ, धान, चावल ये सब भी लेते हैं ना, तो बहुत ही आप समझ लो हिमंगस लेवल पर क्वालिटी चेक किया जाता है। ठीक, भारत लेता है तब भी और भारत से बाहर जाता है तब भी। इवन आप फ्रूट और मार्केट वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ उसमें मेजर की जाती है। यहाँ भारत से यदि कोई सेब जा रहा है अमेरिका, सारा कुछ देते हैं, साइज़ कैसा है, लगभग एक ही टाइप का साइज़ होना चाहिए। ठीक, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, 10 टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये सब देखने का काम करता है अपेडा, कि उस लेवल का, उस क्वालिटी का हमारे यहाँ फूड प्रोडक्ट्स हो, उस क्वालिटी की यहाँ पर सारा हमारा बैच बने और उसी के हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट हो। ठीक, तो ये काम अपेडा करता है, उसी के लिए भारतीय पहल, और भारतीय पहल के अंतर्गत इन्होंने 100 ऐसे एग्रीटेक स्टार्टअप को समर्थन देने का अपना विचार रखा है। और इनका टारगेट क्या है, वर्ष 2030 तक $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि खाद्य निर्यात करना इनका लक्ष्य, यानी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट $50 बिलियन तक पहुंच पाए 2030 तक।
ये समझ पा रहे हैं, ये है हमारा भारतीय पहल। और इसमें फोकस क्षेत्र क्या होगा, जो हमारे जीआई टैग वाले कृषि उत्पाद हैं, ये हाईएस्ट क्वालिटी वाले हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जीआई टैग वाले। जैविक खाद्य पदार्थ, ऑर्गेनिक, सुपर फूड। सुपर फूड आप जानते हैं क्या? सुपर फूड वो होता है जिनमें हम प्रोटीन या विटामिन वगैरह एनहांस कर देते हैं किसी खाने में, तो उसको बोला जाता है सुपर फूड। ठीक, सुपर फूड है। नवीन प्रसंस्कृत कृषि खाद्य उत्पाद है, नए जो उत्पाद बन रहे हैं, पशुधन उत्पाद है, आयुष वाले उत्पाद हैं, यानी औषधि वगैरह। आजकल औषधियों का ट्रेंड थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रहा है, ठीक, तो उसमें है। एआई आधारित गुणवत्ता नियंत्रण इसमें किया जाएगा। ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, आईओटी वाले कोल्ड चेन समाधान। कोल्ड चेन समाधान भी इसलिए किए जाएंगे क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जल्दी खराब हो जाते हैं, लंबे समय तक ठीक नहीं रहेंगे, तो कोल्ड चेन भी यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है। एग्री फिनटेक मॉडल वगैरह अपनाया जाएगा इसमें। तो ये भारतीय पहल क्या है, कृषि खाद्य स्टार्टअप्स का वैश्विक हब बनाने में हमारी मदद करेगा। तो ये समझ पा रहे हैं, इतना बात बोलो। फिर आते हैं एक एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ का फुल फॉर्म है आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एससीओ हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज। पेपर 7 पार्ट 2 हुआ है आप लोग का? नहीं हुआ है अभी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह नहीं। तो ये एससीओ हमारा क्या है, जैसे ब्रिक्स आप जानते हैं ना, उसी टाइप का हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संस्थान, इस टाइप का कुछ है, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी लगातार क्या होती है, हर साल मीटिंग होती है। जैसे ब्रिक्स की होती है, क्वाड की होती है, क्वाड की नहीं भी होती है, पर ब्रिक्स की जनरली होती है। ठीक, G7 की होती है, G20 की होती है, वैसे हमारा इसका भी होता है एससीओ का। और एससीओ का इस साल जो मीटिंग हुआ था वो था इसका संस्करण 25वां। यानी ये फाउंड कब हुआ है, 2001 में हुआ है इसकी फाउंडेशन। ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना है, आसपास के क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, साथ में एंटी टेररिज्म के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया वर्ष 2001 में। और इस साल इसका 25वां संस्करण था। ये स्थान आयोजित हुआ था तियानजिन, चीन में। अभी प्रधानमंत्री पीएम मोदी गए थे आपके चाइना, बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनी थी, फोटो वगैरह बहुत वायरल हुए थे, पुतिन, हमारे मोदी और शी जिनपिंग का, याद आ रहा है कुछ? ठीक, तो ये इसी समिट में गए थे, उसी के समय की फोटो है। ठीक, तो ये 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी चीन ने। और इस साल इसका थीम था अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। ठीक, इसमें नया संवाद भागीदार इस साल बना है लाओस देश जो है हमारा, इसको खैर छोड़ दो। 2026 में अगला सम्मेलन होने वाला है किर्गिस्तान। इतनी बात क्लियर हो रही है। एससीओ हमारा बना है 2001 में। चाइना का इसमें मेन रोल था। आज के समय पर इसमें 10 देश शामिल हैं। देखो, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बेलारूस और ईरान, ऐसे 10 देश इसमें आज के समय पर शामिल हैं। 1996 5 देशों ने मिलकर के शंघाई 5 बनाए। उसके बाद 6 साल बाद उज्बेकिस्तान ने उनको ज्वाइन किया, तब जाकर के शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। भारत ने इसमें इंडिया और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है 2017 में। 2017 में भारत इसमें जाकर के ज्वाइन हुआ है, तब फिर भारत इसका हिस्सा बना। 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। लास्ट ईयर आपका शायद कजाकिस्तान वगैरह ने किया था शायद। ठीक, इस साल चाइना ने किया है, नेक्स्ट साल आपका किर्गिस्तान करेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसमें आपको कुछ चीज़ याद रखनी होती है। एडिशन आपको इसमें याद रखना होता है, कौन सा एडिशन है, अध्यक्ष कौन था और साथ में इसका थीम क्या था। इतनी बात आपको याद रखनी होती है। चाहे कोई भी आप समिट देखो, ब्रिक्स समिट देखो, G20 समिट देखो, G7 समिट देखो, एससीओ समिट देखो, कोई भी समिट आप देखो, आसियान समिट देखो, फिर आपका ईस्ट एशिया समिट देखो, कोई भी आपका देखो, ये सारा चीज़ इसमें याद रखना होता है। जगह, संस्करण, थीम और अध्यक्ष कौन है। ये बात क्लियर हो पा रही है। एक देखते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग अभी आई है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ऐसा इसका पूरा नाम होता है। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF क्या करेगा, जितने भी हमारे देश के हायर एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उच्च शिक्षा संस्थान, इनको रैंक देने का ये काम करता है। अलग अलग इसके 5 मानक होते हैं, जिनमें ये 5 मानकों में इन सभी विश्वविद्यालय को नंबर देता है, फिर अलग अलग कैटेगरीज में इनको रैंक करता है। ये समझ पा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा कैटेगरीज बनती है अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग होगी, मैनेजमेंट वालों के लिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रैंकिंग अलग होगी, मेडिकल वालों का अलग होगा, डेंटल वालों का अलग होगा, रिसर्च वालों का अलग होगा। ऐसे अलग अलग ये कैटेगरीज बनाती है। क्यों? क्योंकि हमको सेब को सेब से आंकना है।
सेब को संतरे से नहीं नापना, इसलिए इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना ली। और इस कैटेगरी में भी एक जो होता है सबसे बड़ी कैटेगरी, वो होती है ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल यदि हम मेजर करें तो कौन सा इंस्टीट्यूट जो है सबसे बेस्ट है, ठीक। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, इस बार टोटल 17 श्रेणियों में रैंकिंग जारी की है। पिछले साल कम थे, इस साल एक और जोड़ दिया इन्होंने, सतत विकास लक्ष्य वाला। सतत विकास लक्ष्य में कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे बढ़िया काम कर रहा है, ऐसी एक नई श्रेणी इन्होंने लाई है। तो इस साल हमारे 17 श्रेणी में रैंकिंग आई है। ओवरऑल रैंकिंग में आप देखो पहले नंबर पर रहा है IIT मद्रास, दूसरे पर रहा है IISc बेंगलोर, तीसरे पर रहा है IIT बॉम्बे। ये ओवरऑल रैंकिंग की बात हो रही है। IIT मद्रास पिछले 7-8 साल से बना हुआ है, यही है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी यही रहे, ठीक है। तो ओवरऑल रैंकिंग आपको याद रखना है, पहले नंबर पर रहा है IIT मद्रास। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आप देखो IISc बेंगलोर ये पहले पर रहा है, फिर JNU नई दिल्ली, फिर मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, ये होता है आपका तीसरे नंबर पर। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में IIM अहमदाबाद, ये भी बहुत साल से बना हुआ है, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड। फिर मेडिकल में आप देखो एम्स नई दिल्ली, PGMIR चंडीगढ़, CMC वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ठीक। फिर कॉलेज रैंकिंग में आप देखेंगे हिंदू कॉलेज पहले नंबर पर, ये आपको याद रखना है, हिंदू कॉलेज वाला ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज फर्स्ट पे, फिर मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, ये हंसराज हाथी नहीं है, हंसराज कॉलेज है। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आप देखो IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, तीसरे पर है द ग्रेट IIT दिल्ली। कौन सा है? द ग्रेट IIT दिल्ली, कौन सा है? हाँ ठीक। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में IIT मद्रास पहले में है, दूसरे में द ग्रेट IIT दिल्ली, तीसरे पर है IIT बॉम्बे। SDG संस्थान में IIT मद्रास पहले में है। तो ये आपको SDG संस्था वाला याद रखना है, ठीक। एक दूसरा आपको ओवरऑल याद रखना है, तीसरा आपको कॉलेज रैंकिंग याद रखना है, ठीक। ओवरऑल में कौन है? IIT मद्रास। SDG में भी कौन है? IIT मद्रास। कॉलेज वाले में कौन है? हिंदू कॉलेज, ठीक। हिंदू कॉलेज दिल्ली में आता है। तो ये जो NIRF रैंकिंग है ना, हायर एजुकेशन को रैंक करता है। 2015 से ये रैंक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पहले नेशनल लेवल कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। जब भी आप सर्च करोगे कौन सा कॉलेज बढ़िया है किसी चीज में, सब कॉलेज पहले ही आ जाएंगे कि मैं सबसे बढ़िया। NAC जो है वो ग्रेडिंग देता है। NAC से आप जुड़ा हुआ सुनेंगे, NAC A+ ग्रेड, B+ ग्रेड, C+ ग्रेड या A ग्रेड, तो वो केवल ग्रेडिंग देता है, वो रैंक नहीं करता है, ठीक। ये क्या करता है? रैंक करता है। NAC बताएगा फर्स्ट डिवीजन पास कितने, 40, फिर उसके बाद रैंक निकलता है, हेडमास्टर निकाल देगा 15वें में ये है, 16वें में ये है, 17वें में ये है, तो ये वाला काम करेगा NIRF, ठीक। NAC जो है केवल ग्रेडिंग देता है। फिर देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025। ये क्या है? वायु सर्वेक्षण पुरस्कार है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण वाला नहीं है जो आपका अगस्त में आता है, ये अलग है। ये एयर क्वालिटी नापने के लिए। ये किसके द्वारा घोषित? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। योजना क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत ये सर्वेक्षण किया जाता है। 130 शहरों में इस साल प्रदर्शन का आकलन किया गया और श्रेणी बड़े शहरों की श्रेणी में, यानी 10 लाख से जहां पर आबादी है, उसमें पहले नंबर पर कौन रहा है? इंदौर, दूसरे पर रहा है जबलपुर, तीसरे पर रहा है आगरा एवं सूरत कंबाइंड रूप से, ठीक। तो पहला इंदौर, दूसरा जबलपुर। फिर श्रेणी 3 से 10 लाख वाली आबादी में अमरावती, फिर झांसी और मुरादाबाद, तीसरा रहा अलवर। इधर श्रेणी 3 में 3 लाख से कम आबादी छोटे शहर वाले, इसमें कौन है? देवास, फिर परवाणु, फिर अंगुल, ठीक। देवास आपका MP में है और परवाणु कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अंगुल है आपका हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा, ठीक। फिर कुछ इंटरनेशनल इंडेक्स हम देखते हैं। एक है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय इनोवेशन क्या बोलेंगे, जो भी है आप देख लेना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक, 2025 का ये है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप समझते हैं, ठीक। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, IP राइट्स आप समझते हैं क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जैसे मैंने कुछ चीज खोज की, कोई चीज मैंने पेटेंट करा ली, ठीक। अब मैंने जैसे पेटेंट करा ली, सामने वाले को यूज करना है तो मुझे पैसे दे करके वो यूज करेगा। और यदि कोई उसको कॉपी कर लेता है, पायरेसी, चुरा लिया और कर लिया, इसको बोला जाता है IP की चोरी। जो मैंने पेटेंट कराया ना, वो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ। मैंने अपने इंटेलेक्चुअलिटी का यूज करके उसको बनाया है, वो मेरी प्रॉपर्टी है,
क्योंकि मैंने उसको बनाया है और वो पेटेंट है, वो कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, मेरा रिसर्च है, रिसर्च वर्क है, वो कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, इसलिए उसको क्या है पेटेंट के माध्यम से आप समझ लो कि संरक्षित कर लिया जाता है। तो यदि मेरे द्वारा मेरे नाम से कोई चीज़ ऐसे संरक्षित है तो वो मेरी हो जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और यदि कोई इसको भटकाएगा चुराएगा तो वो हो जाती है आईपी की चोरी। ठीक, तो ये क्या है, वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो इस चीज़ को देखती है कि किस देश में ऐसे आईपी की चोरी ज़्यादा तो नहीं हो रही। ठीक, उसके आधार पर ये रैंक निकालता है। ठीक, तो ये हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, और इसी से पता चलता है ना, जहाँ पर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा हर साल डिफाइन हो पा रही होगी वहीं पर ज़्यादा इनोवेशन है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च डेवलपमेंट से ही तो चीज़ें आएंगी। ये समझ कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये बोलो। ठीक, तो ये रिसर्च वगैरह से ही ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए WIPO के द्वारा ये जारी की जाती है। 139 देशों की रैंकिंग जारी की गई। भारत का स्थान कौन सा रहा? 38वां, 38। एक समय पर हम 85-90 पर होते थे, आज के समय पर 38 में आ गए। ठीक, सबसे पहला देश इसमें कौन सा है? स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा USA। ठीक, ये आपको रैंक जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाला सब याद रखना है इसमें। ये कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया, भारत का स्थान कौन सा रहा, पहले नंबर पर कौन रहा, ये तीनों चीज आपको याद रखना है। ठीक, फिर एक आपके 3 बुक्स आई हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये है मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है। फिर एक है MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंबदा जयकुमार द्वारा लिखा गया है। ठीक, MS स्वामीनाथन को जानते हैं आप? ठीक, इसको जानते हैं? प्रियंबदा जयकुमार, नाम से क्या लग रहा है आपको, मेल है फीमेल है? प्रियंबदा भी है, फिर जयकुमार भी है, सोच समझ कर बोलना, बंदा भी है वहां पर। ठीक, क्या लग रहा है? अच्छा पहले तो नाम ही बताओ, ये प्रियबंदा होगा, प्रियंबदा होगा? प्रियंबदा जयकुमार। ठीक, अब बताओ क्या है? पक्का है? मेल लग रहे हैं ना? हाँ नहीं है, पर फीमेल ही है। ठीक है, प्रियंबदा जयकुमार, उनके द्वारा ये बुक लिखा गया। फिर एक बुक आई है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया, डीप स्ट्राइक इनसाइड, ये लिखा गया लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई। ठीक, तो ये 3 बुक आपको याद रखनी है, ये वाला तो जरूर याद रखना है, मदर मैरी कम्स टू मी और ऑपरेशन सिंदूर वाला। ठीक, ये 2 किताब आपको जरूर याद रखना है। फिर कुछ नियुक्तियां हुई है, नए अपॉइंटमेंट्स हैं, इसको एक नज़र डालो आप। नेपाल की अभी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गए हैं सुशीला कार्की। ठीक, वहाँ पर आपने देखा होगा जैन जी ने झंडा लहरा दिया वहाँ पर। ठीक, वहाँ के PM वगैरह सब खत्म, अब ये अंतरिम PM नियुक्त की गई है, वहाँ की पूर्व CJI है सुशीला कार्की। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं इंजेती श्रीनिवास। बोलो कौन है? इंजेती श्रीनिवास। फिर CISF के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन? प्रवीर रंजन। CISF की बात हो रही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ITBP के नए महानिदेशक कौन? प्रवीण कुमार। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। फिर AGI यानी अटॉर्नी जनरल इंडिया के रूप में फिर से कौन नियुक्त हुए? R वेंकटरमन। AGI वगैरह के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ोगे। ठीक, तो ये 5 इस माह के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। फिर कुछ 1 लाइनर्स हम देखते हैं। ठीक, एक होता है आपका वेनिस फिल्म फेस्टिवल इटली में, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार जीता है भारत से अन्नपूर्णा रॉय ने। फिर इसरो अध्यक्ष V नारायणन द्वारा गगनयान मिशन के लिए, गगनयान मिशन यानी जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठ करके जाने वाले लियो वगैरह में घूमे, तो गगनयान मिशन हेतु AI संचालित महिला रोबोट का अनावरण किया गया है जिसका नाम है व्योम मित्र, यही है वो रोबोट। ठीक है, फिर इस हिंदी ड्रामा को ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए नामांकित किया गया है। हिंदी ड्रामा है, इसका नाम है होम बाउंड, करण जौहर द्वारा निर्मित है। फिर UPI अपनाने वाला 8वां देश बना है कतर, UPI पेमेंट वगैरह अब यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। फिर भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र, ठीक, इनका उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। डेंगू वैक्सीन, भारतीय डेंगू वैक्सीन जिसका परीक्षण अभी किया जा रहा है, जिसका नाम है डेंगी ऑल। ठीक, फिर भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, कहाँ पर? गुजरात में। फिर भारतीय वायुसेना के 6 दशक से अधिक की सेवा देने वाले इस लड़ाकू विमान को विदाई दी गई है, किसको? MiG-21। याद आ रहा है कुछ? MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन, लगातार जिसका एक्सीडेंट होता रहता था, जो लगातार क्रैश होते रहता था। ठीक, तो ये MiG-21 अब विदा हो चुका है भाई। ठीक, तेजस वगैरह इसका जगह ले रहा है MiG-21। फिर कुछ और देखो, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण आयोजित हुआ था टोक्यो जापान में। बीच में यदि आप थोड़ा बहुत
ध्यान रखते होंगे तो न्यूज़ आई थी कि नीरज चोपड़ा ने इस बार नहीं जीत पाए, इसी टूर्नामेंट में गए थे, ठीक, जहां पर वो 8वें नंबर पर आए थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका 20वां एडिशन था जापान में। फिर दलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, इसका 62वां संस्करण जीता है सेंट्रल जोन। इसके कप्तान थे रजत पाटीदार, टाइम चल रहा है इनका। बेंगलुरु के कैप्टन भी यही थे, पता नहीं कितने साल बाद इस साल वो जीत पाया आईपीएल में, ठीक। फिर फीफा ने 23वें फीफा विश्व कप 2026 जो आपके होने वाला है यूएस में, ठीक, यूएस वगैरह में होने वाला, यूएस कनाडा मिलकर के कराने वाले हैं। इसके लिए 3 आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया है, क्लच, जायू और मेपल, यही 3 है, ठीक है। क्लच, जायू और मेपल, यही है आपके आधिकारिक शुभंकर, मैस्कट जिनको बोला जाता है। फिर बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? मिथुन मनहास। उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था ग्रैंड स्विस चेस 2025, किसने जीता है? वैशाली राम बाबू। फिर इस देश में, कौन से देश में सुपर टाइफून रागासा, इसका विनाशकारी प्रभाव देखा गया? फिलीपींस। भारत के पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है कहाँ? गोलाघाट, असम। चिनाब नदी पर एक परियोजना प्रस्तावित है जिसका नाम है सावलकोट परियोजना, 1856 मेगावाट। फिर भारतीय सेना द्वारा अभी जो पंजाब में बाढ़ आई थी उनके राहत के लिए ऑपरेशन चलाया गया, नाम क्या था रिलीफ ऑपरेशन का? ऑपरेशन राहत। फिर प्रधानमंत्री ने पांडुलिपि संरक्षण के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ज्ञान भारतम पोर्टल। पांडुलिपि आप समझते हैं, पुराने जो लेख संरक्षित हैं उनको बोला जाता है पांडुलिपि, ठीक, स्क्रिप्चर्स। फिर उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण क्रियात्मक साक्षरता को प्राप्त करने वाला चौथा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, चौथा है। फिर किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस खोजी गई है? ये तो बहुत कॉमन सा है, ये मालूम होगा आपको, अंडमान द्वीप समूह, मालूम है ये? अंडमान द्वीप समूह में बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस खोजा गया, भारत के लिए बहुत अच्छा है। फिर 0 मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला यूटी बना है, कौन सा? पुडुचेरी। अल्बानिया यूरोप का एक देश है, यहाँ पर दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री डायला। जैसे यहाँ खेल मंत्री, कूद मंत्री ये सब होते हैं ना, वैसा ही वहाँ पर एआई मंत्री, एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया, उस वर्ल्ड में पहला है ऐसा, उनका नाम है डायला। विदेश मंत्रालय स्तर पर भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, ऐसा पहला त्रिपक्षीय संगठन का बैठक आयोजित किया गया, कहाँ? तेहरान में। और तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ईरान में आयोजित किया गया। इतनी बात क्लियर हो पा रही है? ये हमारा होता है सितंबर महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पर खत्म। क्लियर है? बोलो।